नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं यानी कि इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। और पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सोशल इंस्टीट्यूशन में मेनली पढ़ना है फैमिली, मैरिज एंड रिलीजन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं और कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं और इनके क्या रोल हैं किसी भी सोसाइटी में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन या सामाजिक संस्थाएं बनाई क्यों जाती हैं समाज में, समाज के लोगों द्वारा, समाज के लोगों के लिए। परिवार, विवाह और धर्म के बारे में उनकी परिभाषाओं को देखेंगे, उनके सामान्य से अर्थ को समझेंगे। तो बहुत सी चीजें हैं सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानने, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा समझ लो सामाजिक संस्थाएं होती क्या हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समाज की जो संस्थाएं बनाई जाती हैं वो समाज के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। और किस लिए बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं समाज के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो सामाजिक संस्थाएं क्या है? समाज को संरचित करने वाले तत्व, यानी समाज की रचना जिससे होती है उन तत्वों में से एक है सामाजिक संस्था, जो समाज को चलाने में मदद करती है। हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिक एनालॉजी वाली वीडियो में हमने इस बारे में बात करी कि तत्व होते क्या हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन जैसे तत्वों के बारे में तो आपने सुना होगा। बट समाज के तत्वों के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिसके जरिए एक समाज का निर्माण होता है, जैसे कि मनुष्यों के बीच आपसी संबंध, स्वतंत्रता, रीतियां, कार्यप्रणाली, पारस्परिक सहयोग, संबंध, व्यवहार आदि जैसी चीजें मिलकर समाज को एक समाज बनाती हैं। तो ठीक उन्हीं सारी चीजों की तरह, उन्हीं सारी तत्वों की तरह समाज को चलाने में मदद करने वाले तत्वों में एक तत्व क्या है? सामाजिक संस्था। और ये सामाजिक संस्था एक समूह या संगठन है जिसकी विशिष्ट भूमिका, मानदंड और अपेक्षाएं होती हैं, जो समाज की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। मतलब सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति या लोगों का ऐसा समूह या संगठन है जिसकी, यानी कि सामाजिक संस्था की विशिष्ट भूमिका है, मानदंड है और अपेक्षाएं हैं। विशिष्ट भूमिका यानी उस सामाजिक संस्था के ये भूमिका है कि वो ये सारी चीज़ें करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर शिक्षा से जुड़ी संस्था है तो उसकी भूमिका क्या है कि शिक्षा समाज में, आसपास के माहौल में, आसपास के क्षेत्रों में जितना हो सके लोगों को शिक्षित करा जाए। तो उनकी ये भूमिका है शिक्षा को बढ़ावा देना या शिक्षा को सभी तक सरलता से पहुंचाना। और मानदंड का तात्पर्य क्या है? नॉर्म्स, यानी कि जो माने गए या बताई गई बातें हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में या हमारी कंट्री में ये होती हैं कि बोली नहीं जाती है या कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं लिखी होती हैं, बट वो समाज में लोगों के द्वारा बताई जाती हैं कि आप इस तरह से व्यवहार करोगे या इन सारे व्यवहार को अच्छा माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं जो रिटन में आपको नहीं कहीं मिलेंगी, बट सोसाइटी के बहुत से लोग मानते हैं कि इस तरह का बिहेवियर हमें करना चाहिए और इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ये सकारात्मक व्यवहार है, ये नकारात्मक व्यवहार है। तो वो सारी चीज़ें मानदंड के अंतर्गत आती हैं। और अपेक्षाएं, मतलब अगर ये संस्था कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए तो उसकी अपनी एक अपेक्षाएं होंगी कि समाज के लोग उस संस्था के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखें या किस तरह के सपोर्ट उस संस्था को मिले। तो संस्थाओं की भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं और इन सामाजिक संस्थाओं से समाज को भी अपेक्षाएं होती हैं कि समाज के विकास में, कल्याण में सहयोग प्रदान करेंगे। अगर हम बात करें सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण के बारे में तो परिवार, सरकार, धर्म, शिक्षा, मीडिया भी ये सारी सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? सामाजिक संस्थाएं नियम और मानदंडों की एक ऐसी मानवीय संरचना है जो कि समाज के व्यवहार को नियंत्रित करती है और आकार प्रदान करती है। मतलब इस सोसाइटी के लोग किस तरह व्यवहार करेंगे, उन्हें किस प्रकार नियंत्रित रखा जाएगा, किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पब्लिकली कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एकांत में करोगे और किस व्यवहार के द्वारा समाज का विकास होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में नियम, कानून, व्यवस्थाएं बनाने का एक जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सामाजिक संस्थाएं विश्वासों, व्यवहारों, रिश्तों के स्थापित पैटर्न हैं जो सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते हैं। अर्थात सामाजिक जीवन जो है वो किस प्रकार व्यवस्थित तरीके से चले उसके लिए एक पैटर्न सेट कर दिया गया है। किस चीज़ों का? विश्वासों का, व्यवहारों का, रिश्तों का, कि इस तरह से इस व्यवहार को अपनाना है, इस तरह से हमें अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है या इस तरह के रिश्ते हमें ऐसे निभाने हैं जिससे कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चल सके।
तो आई होप सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा, कि समाज को चलाने वाला एक आवश्यक तत्व जो समाज के लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है और बताता है कि उन्हें किन किन तरह से काम करने, और साथ ही साथ उसकी कुछ विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं कि वो संस्था किस प्रकार समाज के विकास में या समाज के अन्य कार्यों में सहयोग देगी। तो अभी हमने सामाजिक संस्था के बारे में समझ लिया है, अब थोड़ा थोड़ा परिवार, धर्म और विवाह के बारे में समझ लेते हैं। बेसिक आइडिया आपको होगा ही परिवार किसे कहते हैं, बट फिर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से समाजशास्त्रीय भाषा में परिवार किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर हम परिवार की परिभाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। अगस्त हमटे के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन की एक अमर पाठशाला है, अर्थात अगर बालक सामाजिक जीवन के बारे में समझता है, समाज में उसे कैसे रहना चाहिए, समाज कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होता है, इन सारी बातों के बारे में अगर उसे ज्ञान चाहिए, उसे सीख चाहिए, वो उसे परिवार नाम की पाठशाला से मिलती है। और ये पाठशाला अमर है, यानी कि परिवार सबसे बेसिक इकाई या बेसिक संस्था है जो कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बनाने में, उसके अंदर सामाजिक गुणों के विकास करने में या उसका सामाजिकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है D.N. मजूमदार के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतनता का अनुभव करते हैं। अर्थात परिवार के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या हैं कि वो एक छत के नीचे रहें, रक्त संबंध से जुड़े हों और उनमें पारस्परिक आदान प्रदान हो और साथ ही साथ उनमें एक किस्म की चेतना हो, यानी कि उन्हें पता हो कि हम यहाँ के सदस्य हैं और हम इस समूह के व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ एक छत के नीचे जीवन यापन करते हैं, इनके साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। तो मजूमदार के अनुसार परिवार क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह, यानी कि समूह है किनका? व्यक्तियों का, जो कि एक छत के नीचे रहते हैं और ये सारी गुण उनमें होते हैं। केसर के अनुसार परिवार को हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। तो अगर हम केसर के शब्दों में बोले तो परिवार जो है वो एक संबंधों की व्यवस्था है और इन संबंध में किनके किनके संबंध की बात हो रही है? माता पिता के उनके बच्चों के साथ जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें हम परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चित्र आता है जिसमें पति एवं, यहाँ पे पत्नी भी होगा, जिसमें पति एवं पत्नी अपने बच्चों के साथ या बिना बच्चों के रहते हैं, या एक अकेले पुरुष या अकेली स्त्री की कल्पना की जाती है जो अपने बच्चों के साथ रहती है, यानी सिंगल पेरेंटिंग की बात यहाँ पे हो रही है। तो सिंगल पेरेंटिंग या पति पत्नी आपस में एक साथ रहें या उनके बच्चे भी उनके साथ में रहें, ऐसी किसी स्थायी समिति यानी परमानेंट लोगों का समूह हो जो एक उद्देश्य के साथ रह रहे हैं कि हाँ, हमें एक साथ जीवन यापन करना है, एक दूसरे की देखरेख करनी और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है और एक दूसरे की सेवा करनी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो ऑकबर्न एवं निमकॉफ क्या मानते हैं? एक स्थायी समिति है जिसमें बच्चे और उनके माता पिता या माता पिता सिर्फ या सिंगल पेरेंट वाले लोग आते हैं परिवार के अंतर्गत। केसर के अनुसार परिवार क्या है? संबंधों की एक व्यवस्था और जिसमें संबंध माता पिता और उनके बच्चों के साथ होते हैं। और D.N. मजूमदार के अनुसार एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का समूह जिसमें काफी कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे वो रक्त संबंध से जुड़े हों, उनके बीच आपस में कनेक्शन हो, पारस्परिक आदान प्रदान हो, वो एक दूसरे के प्रति चेतनता का अनुभव करते हों। तो ये सारी चीजें हैं परिवार की परिभाषा से जुड़ी हुई। अब एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था मानी जाती है। सिंपल सी बात है, जन्म लेते ही उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है और वो सर्वप्रथम कहाँ सीखता है? परिवार में। इसके बारे में एक फेमस कोटेशन भी है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है, जो कि मैजेनी का है। इसीलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो परिवार में ही सारी चीजें सीखता है। और नेक्स्ट लाइन क्या है कि परिवार प्रजनन को नियंत्रित करता है, बच्चों की देखभाल करता है, सामाजिकरण करता है और भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहारा प्रदान करता है। मतलब परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल, बड़े बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिकरण की प्रक्रिया यहाँ पे सीखी जाती है कि आपस में सहयोग करना होता है, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को सहारा प्रदान करना चाहिए। यदि किसी के पास पैसों की कमी है तो आर्थिक रूप से भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जो आपको एक बेसिक
सोशलाइजेशन सिखाती है कि अगर आप समाज के सदस्य होगे तो आपको कैसा होना चाहिए। उसके लिए आपको परिवार में ही एक प्राथमिक सीख दी जाती है। उदाहरण के तौर पे अधिकांश समाजों में परिवार बच्चों का पालन पोषण करता है, उन्हें मूल्य सिखाता है, उन्हें समाज का सक्षम सदस्य बनाने के लिए तैयार करता है। तो अगर हम बात करें सेकंड सामाजिक संस्था के बारे में, जो कि है विवाह, तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक स्त्री और पुरुष के बीच का ऐसा संबंध जिसे समाज और कानून द्वारा स्वीकृति प्रदान हो, और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष यानी जो भागीदार हैं इस संबंध के, विवाह संबंध के, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है कि विवाह के अंतर्गत यदि पत्नी है तो उसके क्या कर्तव्य हैं या उसके क्या अधिकार हैं, पुरुष है या पति है तो उसके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, और उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को भी दर्जा प्रदान किया जाता है, यानी समाज के द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो जब हम विवाह की बात कर रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि विवाह का अर्थ सिर्फ कानूनी अनुबंध नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये भागीदारों के बीच, यानी जो लोग विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, जो लोग मैरिज के रिलेशन में आ रहे हैं, उनके बीच प्यार, विश्वास, सहचर्य का प्रतीक है। यानी दो लोगों के बीच में कितना प्यार है, कितना विश्वास है, और वो आपस में कितने ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आती हैं। इसके अतिरिक्त विवाह परिवार निर्माण, सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं की निरंतरता के लिए आधारशिला के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात विवाह होंगे तभी परिवार बनेगा, स्त्री और पुरुष का मिलन होगा, बच्चे होंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते परिवार का निर्माण होता है। तो विवाह जो है परिवार निर्माण की भी आधारशिला है, और परिवार फिर धीरे धीरे वंश आगे बढ़ते हैं, समूहों का निर्माण होता है, तो वहाँ पे सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक परंपराओं की भी निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक परंपराएं या सांस्कृतिक प्रथाएं, जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों के द्वारा करी जाती हैं। लोग कैसे होते हैं? विवाह के फलस्वरूप संतान उत्पत्ति के द्वारा ही लोग, समूह, समाज, परिवार सबका निर्माण होता है। यदि लोग ही नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप विवाह को समझ रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो समाज की आधारशिला के भी रूप में कार्य करता है। यहाँ पे एक दो विवाह की परिभाषा भी लिखी गई है, एक बार आप देख लो। लोवी के अनुसार विवाह उस स्पष्ट स्वीकृत संबंध को प्रकट करता है जो कि इंद्रिय संबंधित संतोष के पश्चात भी रहता है और पारिवारिक जीवन की आधारशिला है। अर्थात विवाह का मतलब ये नहीं है कि इंद्रिय सुख की प्राप्ति के पश्चात आप संबंध को तोड़ देंगे, नहीं। ये स्पष्ट स्वीकृत संबंध है जिसमें कि इंद्रिय सुख तो होते ही होते हैं, उसके पश्चात भी संबंध बना रहता है और पारिवारिक जीवन की आधारशिला है। वही चीज स्त्री पुरुष के मिलन से संतान उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का जन्म होता है, पारिवारिक जीवन का आरंभ होता है। तो वो पारिवारिक जीवन की आधारशिला के रूप में भी विवाह को आप देख सकते हो। सेकेंड है गिलिन एंड गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम है। तो सबसे पहली बात, समाज स्वीकृत माध्यम है क्या? विवाह। और किस चीज के लिए? प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए, यानी कि उसमें प्रजनन के द्वारा अपने परिवार की स्थापना कर सकते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने बात करी विवाह की परिभाषा और विवाह के अर्थ के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं धर्म के बारे में। तो अगर हम बात करें सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की, तो यह संस्था मान्यताओं और विश्वासों से जुड़ी होती हैं जो व्यक्तियों को जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती हैं और नैतिक आचरण के लिए दिशा निर्देश करती है। यानी कि विश्वास और मान्यताएं होते हैं हर धर्म के अपने अपने, और ये मुख्यतः कोई भी धर्म हो उसमें मुख्यतः मान्यताएं और विश्वास जुड़े होते हैं जो कि व्यक्तियों को जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई भी धर्म हो तो वो नैतिक आचरण के दिशा निर्देश देता है। नैतिक आचरण वही कि आप किसी को हर्ट ना करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करो, क्राइम ना करो, चोरी डकैती हत्या घूसखोरी जितने भी प्रकार के क्राइम हैं उन सब को छोड़ के नैतिक आचरण के दिशा निर्देश होते हैं कि आप अच्छे आचरण करो, सबका सम्मान करो, सबके प्रति समान भाव रखते हुए प्रेम और सहयोग करते हुए चलो। धर्म के बारे में अगर थोड़ी और बात करें तो धर्म पवित्र या आध्यात्मिक चिंताओं से संबंधित विश्वासों, मूल्यों और प्रथाओं का वर्णन करता है। सामाजिक सिद्धांतकार एमाइल दुर्खिम ने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित विश्वास प्रथाओं को एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो एमाइल दुर्खिम ने बोला है कि ये पवित्र चीज़ों से संबंधित होती हैं और इनमें विश्वास और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली होती है। यानी लोगों के द्वारा विश्वास और प्रथाएं बनाई जाती हैं और उसके अंतर्गत
धर्म का पालन किया जाता है या धर्म को उस रूप में परिभाषित किया जाता है। अब थोड़ी सी हम धर्म की परिभाषा देख लेते हैं। तो अगर हम ईबी टायलर के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि धर्म किसी अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। धर्म किसी अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास है, ये किसका कथन है। नेक्स्ट है फ्रेजर के अनुसार, धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि करना अथवा पूजा करना है जिनके बारे में व्यक्तियों को ये विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जाति को मार्ग दिखाती हैं तथा उन्हें नियंत्रित करती हैं। तो फ्रेजर के अनुसार क्या है कि धर्म मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या पूजा करना है जिनके बारे में व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि ये उनको जब आवश्यकता हो तो उनके मार्ग दिखाती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं और प्रकृति तथा मानव जाति को नियंत्रित करती हैं। ये दो कोटेशन थोड़े अलग से हैं दुर्खिम और अरविंद घोष के, जो धर्म के बारे में हैं और ये एग्जाम्स में आ चुके हैं तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा हुआ है। पहला ये है कि एम.एल. दुर्खिम ने बोला है धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। और सेकेंड है अरविंद घोष का, समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये दोनों क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जाम में आए हुए हैं और ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने सामाजिक संस्था किसे कहते हैं ये जाना, साथ ही साथ परिवार, धर्म और विवाह जैसी सामाजिक संस्थाएं समाज में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं इसके बारे में समझा और इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछी गई हैं उसको देखा। परिवार किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं या विवाह किसे कहते हैं उसके बारे में आपको आइडिया है। बस क्वेश्चन किस तरह के आते हैं या परिभाषाएं क्या हैं वो आपको जानना इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।